नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14। यदि आप एएलपी या फिर आरपीएफ एसआई या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हल कराए हैं उनमें से सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं में हूबहू देखने के लिए मिला है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके जरूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, पी क्यू की बहन है, आर पी का पिता है और यस आर की माता है, यस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहले लाइन में दिया है हमारे पास पी क्यू की बहन है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे पी क्यू की बहन है। तो यहाँ पर दोस्तों यह हो गया पी और यहाँ पर हो गया क्यू। अब देखिए दोस्तों, अगर पी क्यू की बहन है तो पी का जेंडर क्लियर है, और अगर पी महिला है तो इसे दर्शाएंगे हम वृत्त में, और पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज में। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो आगे दिए यहाँ पर आर पी का पिता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पी है और पी का पिता आर है। अगर आर पिता है तो यह होगा चतुर्भुज में, क्योंकि दोस्तों यह पुरुष होगा। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो आगे दिए यहाँ पर यस आर की माता है, तो यहाँ पर आर की माता होगी यस, और दोस्तों अगर यस माता है तो यह होंगी वृत्त में, क्योंकि यह महिला होंगी। उसके बाद आगे हमसे प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर आगे प्रश्न पूछा है यस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्यू दिया है और यहाँ पर यस दिया है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि यस क्यू की क्या लगेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर पी के पिता आर हैं तो क्यू के भी पिता आर होंगे, और पिता की माता क्या होती हैं, पिता की माता होंगी दादी। तो यहाँ पर दादी होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्न समझ आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी श्रृंखला धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 38 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 53 हो जाए। तो देखिए दोस्तों, 38 में अगर हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर 53 हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 53 में 38 कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 13 में 8 घटाएंगे, यानी कि 3 में 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ से 1 लेंगे उधार, तो यह हो गया 13। अब 13 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 5 और यहाँ पर 1, यानी कि यहाँ पर दोस्तों 38 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 53। उसके बाद इस 53 में अगर हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर 70 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर हम 53 में अगर 17 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 70। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम 70 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर यानी कि 89 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर दोस्तों हम 70 में अगर 19 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 89। उसके बाद इस 89 में हम कितना जोड़ें कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 15 जोड़ा, उसके बाद 17, उसके बाद 19। अब दोस्तों हम जोड़ेंगे इस बार 21, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दो संख्याओं का गैप चल रहा है, क्योंकि 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 और 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21। तो यहाँ पर दोस्तों हम 89 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 89 में 21 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 110, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए थे, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, एक विशिष्ट कूट भाषा में FIRE को 7391 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और AGED को 8247 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि
ई का कोड क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो एफ आई आर और ई का कोड दिया है यहाँ पर हमारे पास 7 3 9 और 1। उसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया ए जी ई और डी और इसका कोड दिया यहाँ पर 8 2 4 और 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर लेटर में कौन सा लेटर कॉमन है, यानी कि इन दोनों शब्दों में कौन सा लेटर कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इन दो संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक लेटर है जो कॉमन है, यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी उसी प्रकार से यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो यहाँ पर ई का मान होगा 7। और दोस्तों हमसे प्रश्न में ई का मान पूछा है, तो यहाँ पर ई का मान कितना आएगा। ई का मान होगा यहाँ पर हमारे पास 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए थे, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, एक विशिष्ट कूट भाषा में कैन यू स्पीक को PRITSQ के रूप में लिखा जाता है, यू वर्क हार्ड को SQWPMQ के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में यू को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यह आपका रेलवे का एक फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इन शब्दों में ढूंढेंगे कि कौन सा हमारा कॉमन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम यह देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर यू कैन स्पीक और यहाँ पर यू वर्क हार्ड में देखेंगे कि इनमें कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों यू होगा हमारा कॉमन, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि SQ यहाँ पर भी है और SQ यहाँ पर भी है, यानी कि यू का कोड होगा SQ। यहाँ पर दोस्तों हमसे यू का कोड पूछा है, तो यहाँ पर SQ होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों पांचवा प्रश्न यहाँ पर दिए हमारे पास, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यह हमारा डाइस का प्रश्न है और यहाँ पर बताना है कि इन एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दी हुई है और यहाँ पर बताना है कि 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों पासे में से कोई 2 पासा उठाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले और दूसरे पासे को ले लेते हैं। उसके बाद इन दोनों को लेने के बाद हम यह देखेंगे कि इनमें कम से कम कोई एक सतह कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 सतह कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी, और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा 2 और 4, यानी कि 2 के विपरीत होगा 4 और 4 के विपरीत होगा 2। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, STUV और W एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। तो यहाँ पर दोस्तों दिए हमारे पास ST और W के निकटतम पड़ोसी है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम 5 व्यक्तियों का स्थान फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया यह 5 व्यक्ति। यहाँ पर दोस्तों अब देखेंगे तो यहाँ पर दिया है यस जो है टी और डब्लू का निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे यस को और यहाँ पर बना लेते हैं टी को और यहाँ पर डब्लू को, क्योंकि दोस्तों यस होना चाहिए इन दोनों का निकटतम पड़ोसी। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है यू टी के निकटतम दाएं है, जो यू है वह टी के निकटतम दाएं है। तो यहाँ पर अगर टी है तो इसका दायां होगा ऊपर, तो यहाँ पर हो गया यू। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है वी यू और डब्लू के निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर यू है तो यहाँ पर हो गया वी और यहाँ पर डब्लू। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पर हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा है
यस के निकटतम बाएं कौन बैठा है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर यस है और इसका बायां होगा नीचे, तो यहाँ पर हो गया डब्लू हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समूह की संख्याएं संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया है 9:32:7, उसके बाद 11:96:5। तो देखिए दोस्तों इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध हम इन ऑप्शन में ढूंढेंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम 9 का करेंगे स्क्वायर तो कितना आएगा? 9 का स्क्वायर होगा 81। उसके बाद यहाँ पर करेंगे हम 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 7 का स्क्वायर आएगा 49। अब दोस्तों हम 81 में 49 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 32, जो कि बीच में 32 दिया है। उसी प्रकार से अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 121, और 5 का करेंगे तो यहाँ पर होगा 25, और 121 में 25 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 96, जो कि बीच में दिया है। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम ऑप्शन को भी चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास 12:110:6। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 144, और 6 का करेंगे तो यहाँ पर होगा 36। अब 144 में अगर हम 36 घटाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों 110 नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दोस्तों हम चेक करेंगे ऑप्शन बी को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर दिए 6:27:3। तो यहाँ पर 6 का होगा 36 और 3 का होगा 9। अब दोस्तों हम 36 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमारे पास 27, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है 13:1728 समानुपाते 17 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, और यहाँ पर हमें बताना है कि जिस प्रकार 13 का संबंध 1728 से है उसी प्रकार 17 का संबंध क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर अगर 13 में 1 करेंगे माइनस तो कितना आएगा? 13 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 12, और इसी 12 का अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1728। आप इसे कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से दोस्तों हम यही नियम 17 में लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 17 में क्या करेंगे? यहाँ पर 17 में हम सबसे पहले 1 करेंगे माइनस, तो यहाँ पर आएगा 16, और 16 का करेंगे हम क्यूब। तो 16 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर दोस्तों अगर हम 16 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 16 में 256, और फिर इसमें 16 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 6 36, यानी कि 40 96 होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इसका इकाई अंक 6 है और यहाँ पर भी 6 प्राप्त हुआ, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पर दोस्तों हम इस आकृति में देखेंगे तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें टोटल होगा 3 त्रिभुज, तो यहाँ से हो गया 3। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ पर और एक त्रिभुज यहाँ पर, तो 2 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो गया। उसके बाद एक त्रिभुज यहाँ पर और एक त्रिभुज यहाँ पर, यानी कि 2 त्रिभुज और प्राप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 त्रिभुज होगा बड़ा वाला, तो यहाँ पर 2 त्रिभुज और प्राप्त हो गया। अब दोस्तों इसे हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 2 2 3 5 5 2 7 7 2 9, यानी कि 9 होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम 10वां प्रश्न आपको HW यानी कि होमवर्क में देते हैं। आप इसका उत्तर हमें कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी सभी प्रश्न अच्छा लगा हो तो, यानी कि हमारा सभी प्रश्न अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।